अंडमान के अंदर क्रैडोक जब आते हैं तो वो एक छोटी सी ग्रुप से बात करते हैं जिसमें सावरकर थे, साथ ही बरीन घोष और नंदगोपाल एक्सेट्रा ये लोग थे, और उनसे बात करके वो समझते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे। तो एक तो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये था कि जो रूल मैनुअल था वो फॉलो नहीं हो रहा था, नंबर 1, यानी खाना नहीं मिल रहा था समय पे, कपड़े गंदे ही रह जाते थे, और जो नॉन प्रिस्क्राइब पनिशमेंट था वो भी ट्राई किया जाता था इनके ऊपर। साथ ही कुछ और भी प्रॉब्लम्स इन्होंने आर्टिकुलेट किए, जैसे कि प्रमोशन का सिस्टम नहीं था। तो अगर एक बार कोई आदमी डेंजरस कैटेगरी में आ रहा है तो वो 25 साल तक डेंजरस ही रह रहा है, विच वॉज नॉट द केस इन ब्रिटेन। दूसरा, रेमिशन का सिस्टम नहीं था। तीसरा, अगर आप इंडियन जेल्स में ही देखिए तो वहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 ईयर्स था, जबकि अंडमान के अंदर 25 ईयर्स था। तो एक ही कॉलोनी के अंदर 2 डिफरेंट तरीके के रूल्स चल रहे थे। तो और इसके अलावा नंबर ऑफ लेटर्स जो वो लिखते थे अपने फैमिली को, नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ टाइम जो वो मीट कर सकते थे अपने फैमिली से, ये सब बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। तो इसका एक नोट लिया क्रैडॉक ने एंड ही प्रॉमिस दैट ही विल लुक इनटू इट, और आगे चल करके ये सब सारे रिफॉर्म्स हुए, यानी कि सिस्टम ऑफ रिमिशन आया। जो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले लोग नहीं थे उनको आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता था। जो लोग कुछ इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं तो उनका टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट को कम किया गया। उसके बाद जो भी प्रिजनर्स थे तो उनके जो पॉलिटिकल राइट्स थे, फॉर एग्जांपल, या उनके जो बेसिक राइट्स थे, फॉर एग्जांपल हर साल आपको नया कपड़ा मिलना है, प्रॉपर आपको खाने में दूध दही जो भी मैनुअल में प्रिस्क्राइब्ड हो वो मिलना है, तो ये सब कुछ मिलना उनको स्टार्ट हुआ। ये तो रही जेल रिफॉर्म्स की बात। और आप सोचिए कि किस तरीके का इन्फ्लुएंस इस बंदे का है कि वहाँ पर आकर के एक कमिश्नर जो है वहाँ पर आकर के इनसे चर्चा कर रहा है और इनके सजेशंस को लेकर के इम्प्लीमेंट करवा रहा है। तो उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका तार्किक क्षमता और साथ ही उनका पॉलिटिकल क्लाउड क्या है, आप कोई इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हुई कि क्रैडॉक ने इनसे थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन किया सावरकर जी से, पूछा कि आप चाहते क्या हैं इन फ्यूचर। तो सावरकर ने उन्हें बताया कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि यार हमें पता है कि 1909 में आपने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लाया है, और इस रिफॉर्म के अंतर्गत वी आर सीइंग दैट ब्रिटिश आर ट्राइंग टू गिव अस सम फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो अगर आप मुझे रिहा करते हैं तो मैं अपील करूंगा अपने बाकी क्रांतिकारियों से कि आप लोग वायलेंस के राह को छोड़िए और आकर के ब्रिटिश का सपोर्ट करिए इन ट्रांसफरिंग द पावर। अब इसको कुछ लेफ्टिस्ट लोग या फिर कुछ सेकुलर या फिर जो प्रो कांग्रेस मीडिया आउटलेट्स हैं वो हमेशा ये दिखाते हैं कि यार देखो सावरकर डर गया है ना, और खुद की रिहाई के लिए इतना मतलब गिड़गिड़ा रहा है। अब इस लेट अस एनालाइज दिस। 3 मेजर प्रूफ आपको मैं दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस वाज अ टैक्टिकल मूव रादर देन सावरकर एक्चुअली फियरिंग द ब्रिटिश। सबसे पहला तो धनंजय कीर जो कि बाबा साहब के बायोग्राफर थे, वो कंपेयर करते हैं कि सावरकर जी के इस मूव को शिवाजी के टैक्टिकल मूव से, जब वो नाटक कर रहे थे टू जस्ट टू गेट फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने उनको जेल कर दिया था और वहाँ से बचने के लिए कुछ बहाना बना रहे थे। मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, शिवाजी को एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। इस बीच और मामले में कूटनीति का सहारा लिया और औरंगजेब को ऐसा दर्शाया ऊपर से कि वो मैं बहुत यहाँ पे खुश चल रहा हूँ। उन्होंने मुगल अफसरों को मिठाइयाँ बांटनी शुरू की और औरंगजेब को खत लिखा कि उन्हें आगरे का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। औरंगजेब उनकी तरफ से आश्वस्त हो गया कि वो आगरे से निकलेंगे नहीं, उनके दिमाग में कुछ और चल नहीं रहा है। अगले कुछ दिनों में शिवाजी की तबीयत खराब होने लगी। शिवाजी ने मुगल पहरेदारों को एक संदेश भिजवाया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें आराम करने दिया जाए और कोई उनके शयन कक्ष में नहीं आए। इसके बाद शिवाजी ने अपने सौतेले भाई हिरोजी फरजाद को अपनी जगह पर लेटाया। हिरोजी और शिवाजी की कदकाठी लगभग एक जैसी थी। हिरोजी एक कंबल ओढ़कर लेट गए और उनका सिर्फ एक हाथ कंबल के बाहर था जिसमें उन्होंने शिवाजी के कड़े पहने हुए थे। इसके बाद शिवाजी खुद एक फलों की टोकरी में छिपे, एक दूसरी टोकरी में संभाजी को छिपाया गया। रोज की तरह फल और मिठाई की टोकरियां भवन से बाहर गईं। टोकरियां रोज आती थी जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया और टोकरी में बैठकर शिवाजी को आगरे से दूर पहुंचा दिया गया, जहां से वो मथुरा इलाहाबाद होते हुए वापस रायगढ़ पहुंच गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल से निकलने के बाद वो औरंगजेब को अपना राजा मान लेते हैं। ही कंटिन्यूड हिज फाइट एंड वी ऑल नो कि आफ्टर 1700 क्या हुआ, मराठाओं ने पूरे तरीके से कंट्रोल ले लिया था इंडिया के ऊपर और जो मुगल्स थे वो बस दिल्ली आगरा तक सिमट के रह गए थे। दूसरा, क्रैडॉक खुद लेटर लिखता है वाइल ही वॉज गोइंग बैक टू दिल्ली एंड उस लेटर में वो मेंशन करता है कि आई डिड नॉट सी एनी रिमोर्स और रिपेंटेंस, यानी कि किसी भी तरीके का तनाव या फिर दुख मुझे नहीं दिख रहा था सावरकर के चेहरे पे। ही वॉज विलिंग टू सपोर्ट द ब्रिटिश एज द पॉलिटिकल सिनारियो हैज चेंज एंड ब्रिटिश वॉज नाउ ओपन टू रिफॉर्म, बट आई सजेस्ट दैट ही कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी वो बोल रहे हैं कि इसके बातों पर यकीन मत करिए।
और इसको ना सिर्फ जेल में रखिए, इसको अंडमान के ही जेल में रखिए। क्यों? बिकॉज देयर वॉज इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा है बहुत इलेबोरेट तरीके से कि इंडिया में CID का फॉर्मेशन हुआ था टू कंट्रोल द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, एंड द इंटेलिजेंस रिपोर्ट विच वॉज कमिंग वॉज दैट कि अगर ये इंडिया में ट्रांसफर होते हैं इंडियन जेल में, तो उस जेल पर जरूर अटैक होगा और इनको रिहा करने के लिए चेष्टा की जाएगी। तीसरा और आखिरी सबूत ये देखिए कि जेल टिकट हिस्ट्री। तो क्रैडॉक के विजिट के 1 महीने बाद ही उनको एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाता है सावरकर को 2 महीने के लिए, बिकॉज उन्होंने कुछ न्यूसेंस क्रिएट किया था वहां पे। उसके बाद उनको हैंडकफ करके 1 हफ्ते के लिए खड़ा रखा जाता है। हिंदू और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है। That's news for me, Mr. Barrister. मिर्जा, हुजूर, इन तीनों को कोलुओं में लगा दो, हुजूर। मिस्टर बैरी, आपको इस 16 बरस के लड़के को कोलू में जोतने का कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर बैरिस्टर, मुझे मेरा हक मत समझाओ। मिर्जा, हुजूर, मिस्टर बैरिस्टर को खड़ी बेड़ी में बांध दो। क्योंकि उन्होंने दूसरी बार स्ट्राइक लॉन्च करवाया था, 1 दिन का हंगर स्ट्राइक लॉन्च करवाया था। हम सबकी भूख मर गई है। खाना खाने से पहले हमें हाथ नहीं धोने दिए जाते, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, खाने में कीड़े पड़े हुए हैं जेल के अंदर। एंड विद इन 2-3 मंथ ऑफ दैट उनको फिर से क्रॉस बार फ्रेटर्स में, यानी हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके फिर से 1 हफ्ते के लिए रखा जाता है, बिकॉज फिर से उन्होंने किसी तरीके से रेजिस्टेंस और रिवोल्ट क्रिएट किया था जेल के अंदर। तो ये शो करता है कि वो कहीं से भी हार नहीं माने थे या कहीं से कंप्लेसेंट नहीं हुए थे कि नहीं अब मुझे एक अच्छा बिहेवियर शो करना है जस्ट टू गेट इन द गुड बुक्स ऑफ ब्रिटिश। उनका जो एक एटीट्यूड था टुवर्ड्स द ब्रिटिश, इट रिमेन द सेम इवन आफ्टर दैट विजिट ऑफ क्रैडॉक। हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, कभी कभी वो लिखते भी हैं कि वो उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, पर वो फिर से खुद को मोटिवेट कर लेते थे। और खुद को ही नहीं, एक तो ऐसा भी है कहानी जहाँ पर वो नानी गोपाल जो उनके साथ प्रिजनर थे, नानी गोपाल, नानी याद आई कि नहीं यार? मिर्जा, हुजूर नानी याद आ नहीं रही, नानी मर रही है। वो खुद सुसाइड कंटेम्पलेट कर रहे थे। तो सावरकर उनके पास जाकर बोलते हैं कि यार तुम सुसाइड मत करो, ये ब्रिटिश जो भी खाना दे रहे हैं, अब तो अच्छा खाना हो गया जेल रिफॉर्म्स के बाद, तो तुम खाना खाओ, मोटे तंदुरुस्त हो जाओ, फिर बाहर जाओ, कम से कम 10-15 को मारो, उसके बाद मर जाओ, लेकिन ऐसे सस्ते में अपना जान बस मत दे। अनोखा कहानी आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ दोस्तों कि ये बात है जब ब्रिटिश MP वेजवुड पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछते हैं कि यार जब आपने आयरिश रिवॉल्यूशनरीज को छोड़ दिया है, इंडिया के अंदर भी जो बाकी रिवॉल्यूशनरीज थे जो मानिकतल्ला कॉन्स्पिरेसी वगैरह में इन्वॉल्व थे उनको छोड़ दिया, तो सावरकर को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो सोचिए इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1 लाइन का रिस्पॉन्स आता है, ही इज़ टू डेंजरस। उस समय के ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो MP या फिर जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बात को मानेंगे, या फिर आज के ज़माने के ऐसे लोगों को जिनको कुछ नहीं पता है, उनकी रिसर्च क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, और वो बोलते फिरते हैं कि ये तो माफ़ी वीर थे। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। ये तो जजमेंट हमें खुद ही लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन माफी वीर था और कौन रियल रिवॉल्यूशनरीज था। जस्ट टू टेक अ डाइवर्शन, मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंस बताता हूँ नेहरू जी के बारे में। जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो नेहरू जी पंजाब के एक नाभा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चले गए थे, और उनको फिर वहाँ पे पकड़ के जेल कर दिया था ब्रिटिश ने, रियल वाला जेल, वो वैसा नहीं जहाँ पर बिस्तर तकिया और लिखने पढ़ने का किताब कलम मिले। और वो इतने ट्रॉमेटाइज हो गए थे कि अगले ही दिन उनके पिताजी ने एक लेटर लिखा, और उस पर नेहरू जी ने भी प्रॉपर 1 पेज का डॉक्यूमेंट, मतलब 1 पेज का लेटर लिखा, जहाँ पे उन्होंने बोला कि यार पंजाब तो नाभा तो छोड़ दीजिए, मैं पंजाब के अंदर भी एंटर नहीं करूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। जेल यात्रा को महान माना जाता है, तो इस 12 दिन के अंदर जो नाभा के अंदर नेहरू ने जो स्थितियां देखी जेल में, वो उससे इस कदर डर गए। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू नाभा के जेल से इस कदर डर गए कि जब 6 महीने बाद अगले साल 1924 में एक बार फिर सिखों ने विद्रोह कर दिया, मामला वहां बिगड़ गया, तो आंदोलन हो गया, तो नेहरू डर के मारे नाभा ही नहीं गए। लेकिन आचार्य गिडवानी जो उस समय नेहरू के साथ जेल में बंद थे, वो नाभा पहुंच गए, और जब नाभा पहुंचे तो आचार्य गिडवानी जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उस पर गोली चलाई अंग्रेज पुलिस ने, और गिडवानी उसमें घायल हो गए, और गिडवानी को जेल में बंद कर दिया गया, और जेल में आचार्य गिडवानी की ऐसी हालत हो गई कि वो मरने की अवस्था तक पहुंच गए।
और तो मैं इसको हूबहू जो नेहरू ने अपनी आत्मकथा में अपने गिल्ट को जो स्वीकार किया है वो लिखते हैं कि मैंने भी सोचा कि मैं खुद नाभा जाऊं और प्रशासन को मेरे साथ भी वही व्यवहार करने दूं जैसा कि गिडवानी के साथ हो रहा है। अपने साथी के साथ वफादारी निभाने का यही एक तरीका था, लेकिन मेरे कई दोस्तों ने मुझे ऐसा करने से मना किया और मेरा इरादा बदल गया। लेकिन हकीकत में मैंने अपने दोस्तों की सलाह का बहाना लेकर अपनी कमजोरियों को छुपा लिया। आखिरकार ये मेरी खुद की कमजोरी और नाभा के जेल में वापस ना जाने की अनिच्छा ही थी जिसने मुझे वहां जाने से रोका। मैं अपने साथी को इस तरह से अकेला छोड़ देने पर हमेशा से कुछ शर्मिंदा रहा हूं। इस तरह जैसा कि हम सब करते हैं कि बहादुरी के स्थान पर अपनी अक्लमंदी को प्रधानता दे देते हैं। तो जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ 15 अगस्त 1947, तब तक नेहरू जी नेवर एवर वेंट अगेन टू नाभा डिस्ट्रिक्ट टू विजिट दैट प्लेस। तो जो लोग सोफिस्टिकेटेड हैं, थोड़े मतलब सॉफ्ट, इतना हार्डशिप नहीं झेल सकते हैं, तो उनकी तो ऐसी हालत है कि अगर एक दिन का रियल जेल उनको देखना पड़ गया तो सिहर उठे। और जो लोग एक्चुअली सालों साल जेल में रहे हैं और वहाँ के टॉर्चर्स को झेले हैं और उसके बावजूद अपने प्लान में, एम्बिशन में, अपने गोल में अडिग रहे हैं, वैसे हीरोज़ को हमें ज़रूर याद करना चाहिए और उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लेना चाहिए, उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। रिफॉर्म्स की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक लास्ट पार्ट में इसमें ये जोड़ूंगा दोस्तों कि यहाँ पर सावरकर जी के अपील पे एक लाइब्रेरी भी खुलवाई गई। अंडमान के जो कमिश्नर थे वो खुद आए और उनसे पूछे कि आप किस तरीके की किताबें पढ़ने चाहिएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करके इसलिए बताऊंगा कि इट विल बस्ट लॉट ऑफ मिथ अबाउट सावरकर। तो सबसे पहले देखिए कि इनके चॉइस ऑफ बुक्स क्या थे जो इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की। इन्होंने वहाँ पर नेपोलियन, बिस्मार्क और मजीनी की किताबें रखवाई ताकि वो यूरोपियन नेशनलिज्म के बारे में सीख सकें। राम मोहन रॉय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में ताकि हिंदुइज्म के विदिन क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। रामायण एंड महाभारत, साथ ही संत ज्ञानेश्वर और मोरोपंत की किताबें ताकि जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो लोगों को मिल सके और भारत की जो आत्मा है, ये सब किताबें वो खुद और बाकी के प्रिजनर्स उसको पढ़ सकें। साथ ही साथ मिल्स, डार्विन और रूसो इत्यादि की किताबें लिखवाएं, क्योंकि आपको याद होगा कि इंडिया हाउस में ये फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ड्राफ्ट कर रहे थे और वो हमेशा चाहते थे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें एक मॉडर्न विचारधारा भी आए। और मॉडर्न विचारधारा जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मॉडर्न थिंकर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। एंड हेंस दिस गोज ऑन टू शो कि इनका रेंज ऑफ नॉलेज कितना था। पर उन्होंने एक क्लब स्टार्ट किया जेल के अंदर, इसका नाम उन्होंने दिया नालंदा क्लब, और वहाँ के जो ग्रेजुएट्स सो कॉल्ड निकले उनको बोला नालंदा ग्रेजुएट। अब इसका उनका विजन क्या था, कितना दूरदृष्टि है ये सोचिए। उन्होंने देखा कि यार मेरे को तो अभी लगता है लोग नहीं छोड़ने वाले, पर ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इनको मैं एजुकेट कर दूँ ताकि जब ये बाहर जाएं तो दे कैन कैरी आउट द मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म, दे कैन स्प्रेड द वॉइस ऑफ नेशनलिज्म विद फुल कॉन्फिडेंस। और ऐसा ही हुआ। जब ये प्रिजनर्स बाहर निकले, आज़ाद जब हो गए, तो इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक एजुकेशनल फंड क्रिएट किया एंड लॉट ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू इट। और उस फंड का पैसा यूज़ करके उन्होंने अलग अलग पैम्फलेट्स बनाए, पत्रिकाएं निकाली और इन सब विचारों को ही स्प्रेड किया। ये होता है एक लीडर का निशानी कि जहाँ पर आपका खुद का ठिकाना नहीं है वहाँ पर भी आप अपने जो एक होता है ना दृढ़ संकल्प शक्ति से अपने सपने को नहीं टूटने दे रहे हैं। हम लोग 1 जनवरी को संकल्प लेते हैं, वो 10 जनवरी को ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर डंडा खाया कोल्हू बने, अपना विजन, अपना मिशन नहीं भूले। ग्रेटफुल होना चाहिए कि ऐसा आदमी हमारे देश में जन्मा, हमारा नेता। ही वॉज ओपन टू आइडियाज, ही वॉज नॉट अ बिगट कि जो हमेशा बस जैसे इन पर लेबल लगाया जाता है कि रिडक्शनिस्ट थे या फिर बस हिंदू की बातें करते थे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ही वॉज वेरी मच ओपन माइंडसेट पर्सन। इनका ओपननेस, तो इससे अब देखिए कि इन्होंने इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट रिटन बाय थॉमस कैम्पस की भी बुक मंगवाई जो कि इंग्लिश में थी, तो ये खुद पढ़ते थे, और एक कुरान भी मंगवाई जो कि अरबी में लिखी हुई थी। अब अरबी इन्हें पढ़ने नहीं आती थी, तो ये जो वहाँ पर 1-2 जमादार जो इनके थोड़े करीब हो गए थे, दोस्त वगैरह बन गए थे, तो उनसे बोलते थे कि यार तुम पढ़ के सुनाओ और मुझे समझाओ। दिस गोज ऑन टू शो कि इनका जैसे एक लेबल इन पर लगा दिया जाता है ना कि हिंदू नेशनलिस्ट वगैरह हैं और ये तो मुस्लिम धर्म को एकदम अलग मानते हैं और उनको दूर करना चाहते हैं, तो ये सब कितना मैन्युफैक्चर्ड है। आप सोचिए कि हिस्ट्री के अंदर एक्चुअली में कितना हिस्ट्री और कितना एजेंडावादी नॉलेज हमें परोसा गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड दिस इज़ माई एफर्ट टू रीड दैट एंड ब्रिंग दैट टू यू, ताकि आप कम से कम एक सही फ्रेमवर्क में उस सिचुएशन को और उस पर्सन को आप देख सकें। सावरकर का जो व्यूज़ था
अबाउट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्न इंडिया वो बहुत डिफरेंट था। गांधी से तो बहुत डिफरेंट था ही, क्योंकि गांधी हमेशा बोलते थे यार कि विलेज लाइफ करो, चरखा चलाओ और एंड ऑल दैट, एंड सावरकर बिलीव्ड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इनका मार्क्सिज्म से भी बहुत डिफरेंट थॉट था, क्योंकि मार्क्सिस्ट वगैरह हमेशा बोलते थे कि भाई पुराने सोसाइटी को मारो और नया सोसाइटी जन्मेगा, फ्यूडल को मारो तो कैपिटलिस्ट बनेगा, कैपिटलिस्ट को मारो सोशलिस्ट बनेगा, सोशलिस्ट को मारो कम्युनिस्ट बनेगा, एंड एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई। जबकि सावरकर बोलते थे कि नहीं, आप पुराने सोसाइटी से को कंटिन्यू करो और उस कंटिन्यूम के ऊपर आपने जो टेक्नोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो विचारों के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको उसमें एसिमुलेट करो। तो इतना ओपन, इतना ब्रॉड, इतना इंटरनेशनलिस्ट आउटलुक रखने वाला, इतना एसिमुलेटिव थॉट प्रोसेस वाला इंसान, और उसको बस एक छोटे से माइक्रो फ्रेम में डाल करके देखना कि यार माफ़ी मांग लिया, माफ़ी मांग लिया, माफ़ी मांग लिया। तो ये जो रट्टू तोता जैसा आप एक रट लगाए रहते हैं ना, तो वो रट तो एक ना एक समय तो जाकर के टूटेगा ही टूटेगा। सत्य को आप क्या बोलते हैं, वो एक बहुत फेमस डायलॉग है कि उसको आप डरा सकते हैं पर हरा नहीं सकते हैं। तो वही बात, एंड दैट इज़ वाई वी आर सीइंग द रिवाइवल ऑफ सावरकर इन मॉडर्न एरा, क्योंकि हमारे पास अभी पॉलिटिकल वैक्यूम ऐसी हो गई है, ऐसा खोखलापन हमारा जंग लग गया है कि उसको रिवाइव करने के लिए एक फ्रेश सेट ऑफ आइडियाज़ चाहिए, जो कि हमारे इंडियन वैल्यूज़ एंड कल्चर को भी साथ ले चले और मॉडर्न जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको भी उसमें जोड़ सके। और सावरकर को मैं डेफिनेटली देखता हूँ एज अ ब्रिज हु इज़ एबल टू डू दैट थ्रू हिज आइडियाज एंड आइडियोलॉजी। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को जरूर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, ताकि हमारा रीच बढ़ सके, एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड।